एवरीवन, मैं हूं सोनिया सिंह और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपके 10 दिन महज एग्जाम में बचे हैं तो तैयारी काफ़ी जोरों शोरों से चल रही होगी, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेशंस को और आपको बताऊंगी कि क्यों प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है आपको। वैसे मैंने काफ़ी बार बताया भी और थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देते हुए आपको आगे बढ़ूंगी। वेटेज की बात करें तो कम से कम 60 से 70% का वेटेज प्रीवियस ईयर पेपर्स का रहता है पेपर में। डायरेक्ट रहे, इनडायरेक्ट रहे, चाहे मॉडिफाइड तरीके से रहे, तो आपको ध्यान में रखना है। अनअकैडमी के लिए खास क्या है? एक तो लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका बहुत बड़ा, जहाँ पे आप बात करते हैं बेस्ट एजुकेशन की। साथ में यहाँ पर बात होती है आपके परफेक्शन वाले पार्ट की, कि जो आपका परफेक्शन है उसको ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ पर ये कोड है मेरा SRS 10 का, इसको आप अप्लाई करेंगे तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल हूँ मैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप फॉलो कर लीजिए, सोनिया सिंह UGC नेट _ अनअकैडमी के नाम से। PDFs, मैप्स, पिक्चर्स, कार्ड्स, फैक्ट्स सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। पेपर 1 की बात करूँ तो जनरल टू ऑल है, 7:30 बजे रोज ले रही हूँ प्लस के बैच के ऊपर, ज्वाइन कर लीजिए इसको। हिस्ट्री की बात करूँ तो 11 बजे रोज हो रही है, 4 बजे प्लस के बैच पे है 4 PM। आइकॉनिक प्लस इंपॉर्टेंट क्यों है सबको पता है यहाँ पर, क्योंकि ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं, साथ में यहाँ पे स्ट्रक्चरल जो प्लानिंग होती है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्लानिंग में इनपुट्स को डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में पर्सनल कोचिंग आपको दी जा रही है, SOPs हैं, डिसर्टेशंस हैं, आपका खास तौर पे ख्याल रखा जाएगा कि जो आपके पेपर में बेहतर आपको बना सके। पेपर 1 पेपर 2 की बात करूं, SRS 10 के साथ आप अप्लाई कीजिए, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए काफ़ी। ठीक है, पेपर इस आपके टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ओके। आइकॉनिक का भी सेम सिनेरियो है, SRS 10 पेपर 1 साथ में पेपर 2। ठीक है, और प्राइस हाइक अलर्ट चल रहा है हमारा, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और बेस्ट बैचेस अवेलेबल है ऐप के ऊपर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर रिवॉर्ड्स की बात की जाए तो आपके लिए बेस्ट पार्ट है रिवॉर्ड, और 4 अक्टूबर से डेट शिफ्ट हो गई है 11 अक्टूबर की तरफ, तो इसको देखिए एक बार और अपीयर कीजिए टेस्ट में और चेक कीजिए, एनालिसिस कीजिए खुद को। कोई इन अप्रोप्रिएट वीडियो देखते हैं अनअकैडमी के ऊपर तो बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है स्पेशल क्लास, आपके कुछ पे नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल है स्पेशल के नाम से भी, राइट, और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो जो प्लस वाला बैच है प्रोफाइल, दोनों को फॉलो कर लीजिए। अपकमिंग में मॉडर्न इंडिया साथ में पेपर 1 दोनों करवा रही हूँ आप, यूट्यूब पे भी और साथ में प्लस वाले बैच पे भी। रिकॉर्डेड क्लास क्या है आपके देखिए, इतना ही कर लें आप, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको दिया है लिंक, वहां पर जाके चेक करेंगे तो रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। इतना कर लीजिए, JRF आपका बड़े आसानी से निकल जाएगा, इतना काफ़ी है। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर वेटेज के साथ। तो एक तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्लियर होती है आपकी, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बनती है बार बार सवालों को सॉल्व करने से। NTA का ट्रेंड क्या चल रहा है इसको आप चेक करें, जज करें, सवाल कितने रिपीट हो रहे हैं। जो पार्ट 2 डिस्कस किया था मैंने, वहां पर मेरे 6 सवाल रिपीट हुए थे, पार्ट 1 में भी 7 सवाल रिपीट हुए थे, तो मान के चलने की एक ही प्रीवियस ईयर पेपर से कम आपके 13 सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो इतना भी अगर आप कर लें प्रीवियस ईयर पेपर को, मेरे रिकॉर्डेड सेशंस है, तो काफ़ी हद तक का पेपर क्वालिफाई करता हुआ खुद को जो है ये मान के चले कि आपका हो रहा है इस बार JRF। ठीक है, और यहाँ पर फैक्ट्स जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर काम किया जाता है, स्ट्रेंथ क्या है आपका, मोटिवेशन क्या है, उसके ऊपर काम किया जाता है। और प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए, सोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं, स्पेशल की बात हो, कार्ड्स मैं रोज दे रही हूँ आपको फैक्ट्स को कवर करने के लिए, सॉरी। तो उसको आप देख सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 31 स्क्रीन के ऊपर है आपका, देखिए मुगल शाही घराने के निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दी? महामगा, मुमताज महल, हमीदा बानो बेगम या नूरजहां?
मुगल एरा से सवाल आपका पूछा गया, इकोनॉमी से सवाल है, टर्म से सवाल पूछा गया है। तो जिन्होंने डेप्थ में एनालिसिस किया होगा सतीश चंद्र की किताब का जो मिडिवल वाला है आपका, तो ये सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। ए जो है आपका सही जवाब है यहाँ पर। जो यहाँ पर हमीदा बानो बेगम जो हो जाएंगे विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और रिकॉर्डेड सेशन है भाई, बता दूं मैं पहले ही, कल भी मैंने बताया था आपको। तो सवालों का जवाब कमेंट में देंगे, क्लास खत्म होगी तो हर एक सवाल का कमेंट का जवाब यहाँ पर मैं दूंगी आपको। देखिए ए विल बी द राइट आंसर। बी की तरफ बढ़े, 32वां सवाल है स्क्रीन के ऊपर आपका। तो सवाल कह रहे सुबह से, सुबह, सरकार, परगना, फौजदार। ठीक है, ये सवाल पूछा है इन्होंने। तो कह रहे कि करेक्ट वाला कौन सा नहीं है, नॉट करेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। तो इन सरकार टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ अ सूबा अ नंबर ऑफ ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड, द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ सरकार वाज कॉल्ड फौजदार। प्रधान ऑफ सरकार मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज सरकार। तो आपको ध्यान रहे कि मुगल एरा का अगर एडमिनिस्ट्रेशन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, उसका क्रम अगर देख पा रहे हैं तो काफी हद तक जो है आप सवाल को सही कर पाएंगे। और जवाब है आपका डी विल बी द राइट आंसर। डी क्या कह रहा है यहाँ पर, नॉट करेक्ट क्या है, ड्यूटी ऑफ द फौजदार वाज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। क्या काम था, कानून को व्यवस्था करना? नहीं। तो कमेंट में बताइए फौजदार का काम क्या था, कमेंट करके बताइए। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 32वां 33 क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर है आपका। औरंगजेब ने अपनी बातचीत के दौरान मिर्जा मुकर्रम सफवी ने उससे संगीत के बारे में अपना विचार प्रकट करने को कहा। अब संगीत के बारे में औरंगजेब के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है, ये बताएं आप। संगीत मुबाह की बात हो रही है, ना वो अच्छा है ना बुरा है। मैं गायन और वाद्य संगीत नापसंद करता हूँ। मैं बिना बांसुरी खासकर पखावज के संगीत नहीं सुन सकता। बांसुरी एक मत से प्रतिबंधित हराम है, लेकिन मैंने संगीत छोड़ दिया। एक तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे इसका सवाल का जवाब क्या है, नंबर 1। नंबर 2 बताइए औरंगजेब ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता था। जैसे अकबर का की हम बात करते हैं, वैसे औरंगजेब कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता था। ठीक है, ये बताइए कमेंट बॉक्स में। सही जवाब बताना है आपको कि 1 है, 2 है, 2 3 है, 2 3 4 है, या यहाँ पे 2 और सिर्फ 4 है। देखिए सही जवाब क्या है आपका, डी विल बी द राइट आंसर। तो डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है। तो एक क्यों है, संगीत क्या है आपका, पूरी तरह से मुबाह है, ना तो वो अच्छा है ना बुरा है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुबाह, जरा बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में क्या मतलब है इसका। आप में से कई बहादुर लोगों ने यहाँ पर प्रीवियस पेपर सॉल्व भी किया होगा, पर हम कष्ट नहीं करते उसका मतलब जानने का, सवाल को सॉल्व करते और आगे बढ़ जाते हैं। और यही कारण होता है कि फिर आप कहते हैं कि प्रीवियस पेपर तो सॉल्व किए थे पर सिलेक्शन हो नहीं पाया। चलिए सवाल नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखिए, मैं गायन और वाद्य संगीत नापसंद करता हूँ। गाने को और जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, जो संगीत को म्यूजिक को प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलता है औरंगजेब कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बिना बांसुरी खासकर पखावज जो है आपका ट्रेडिशनल एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, पखावज अगर देखा होगा आपने तो संगीत को नहीं सुन सकता। ठीक है, बांसुरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर है आपके। तो डी कह रहा है विल बी द राइट आंसर, यानी 1 2 और 4 सही है। 1 2 और 4, नॉट 3 विल नहीं है, 3 इज नॉट अ करेक्ट वन। 34 क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर है। शाहजहां द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाएं। शाहजहां ने बड़े सारे यहाँ पर देखा होगा आपने आर्ट के ऊपर काम किया है, मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, बिल्डिंग्स बनवाए हैं। ताजमहल, मोती महल की बात करें तो वन ऑफ द कहें कि ग्रेटेस्ट एक एग्जाम्पल है हिंदुस्तान में आर्ट के नाम पर। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स की बिल्डिंग्स की बात की जाए तो। ठीक है, तो आगरा के किले की बात है, ताजमहल है यहाँ पर, आगरा के किले में मोती मस्जिद है, जामा मस्जिद है। तो आप बताएंगे कब कौन सा बनवाया गया है। ठीक है, जामा मस्जिद शाहजहानाबाद, आपका जो चांदनी चौक वाला पार्ट है ना आजकल आपका, उसकी बात की जा रही है। बताइए सही जवाब क्या है इसका। देखिए सी कह रहे हैं विल बी द राइट आंसर। तो सी क्या है आपका, सी है यहाँ पर पहले है आपका 3 ताजमहल बनवाया, फिर उसने आगरे का किला का मोती मस्जिद बनवाया है, ये भी संगमरमर से बना हुआ है। फिर उसने बनवाया है यहाँ पर जामा मस्जिद आपका, फिर बनवाया है आपका आगरे का किला। 4 चीजें बनवाई हैं, आगरे का किला जो है सबसे आखिर में बनवाया गया है। विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35वां। 1843 के इंडियन एक्ट 5 द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। इलीगल की बात हो रही है, 1843 की बात कर रहे हैं।
शिशु हत्या इन्फेंटिसाइड है, डाउरी की बात है, दहेज प्रथा की बात हो रही है, सती है या यहाँ पे स्लेवरी है। तो 1843 की बात हो रही है, तो सी कह रहे हैं आपका यहाँ पर दास्ता जो है आपका 1843 में क्या है यहाँ पर गैर कानूनी घोषित कर दी गई है। ठीक है, एक्ट कब बन गया था इसके ऊपर 1833 में, पर इम्प्लीमेंट कब होता है 1843 में, इस चीज का ध्यान रखें। बन कब गया था 33 में और इम्प्लीमेंट कब हुआ है 43 में, तो ध्यान रखें। 36 सवाल क्या गया, 36 क्वेश्चन आपको, भारत के अभिजातीय एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चीफ्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। आर कह रहे हैं कि मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान करने के इच्छुक थे। मैकाले साहब को जो याद कर पा रहे होंगे सवाल का जवाब दे पाएंगे। चीफ्स कॉलेज इन इंडिया वाज फाउंडेड टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर द प्रिंसली एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर कह रहे हैं कि नेटिव्स वर डिजायरियस टू बी टॉट इन इंग्लिश एंड नॉट बी टॉट इन नेटिव लैंग्वेजेस, राइट। तो देखिए कि ये कह रहे हैं कि भाई चीफ कॉलेजेस जो थे वहां पर जितने भी एरिस्टोक्रेटिव यानी कि जो अमीर वर्ग हमारा घराना था उनको मौका दिया पढ़ाई करने का। मूल निवासी कौन है, हम जैसे लोग हैं। भाषाओं में नहीं, अपनी लैंग्वेज में नहीं बात करनी है, अंग्रेजी को महत्व दिया गया कि अंग्रेजी भाषा में ही बात करनी है, अंग्रेजी में शिक्षा आपको दी जाएगी। बताइए सही वाला कौन सा है, जाहिर सी बात है सी हो जाएगा। सी क्या है, ए सही पर आर गलत है। ठीक है, ए सही है पर आर गलत है, इस चीज का ध्यान रखें। अब ये सही गलत क्यों है, ऊपर का तो सही है पर यहाँ पर अपनी भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं। वो डिस्पैच जो आपका आता है वर्धा सिस्टम बाद में आता है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी एक इकलौते किसी सिस्टम का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं पूछा गया है। अगर वर्धा सिस्टम होता, राइट, सर्जेंट की बात होती यहाँ पर, या फिर यहाँ पर वुड डिस्पैच की बात होती, मैकाले की बात होती, तब हम यहाँ पर जजमेंट लगाते। बट यहाँ पर ध्यान रहे आपको कि हम यहाँ पर बात करें ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की। ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है, इसको आप ध्यान में रखें। यहाँ पर अपनी रिजिडिटी को ना दिखाएं कि भाई ये तो ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, कहीं लिखा तो नहीं है ऐसा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, चीफ कॉलेजेस प्रिंसली स्टेट्स की बात हो रही है। 37 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे। समझिए सवाल को, कह रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन जो है आपका 1800 जो आपका आता कब आता है 58 में, ये कह रहे हैं कि फ्यूडेटरीज नहीं है, सामंत नहीं है। लुइस टप्पर कह रहे हैं, अर्गिल विटन और साथ में वार्नर कह रहे हैं। ठीक है, ताज के सामंत नहीं है, यानी कि भारतीयों को कहा है कि भाई गुलाम नहीं है आपके, वो बेशक आप भारत में रूल करते रहो, क्राउन का राज आ गया है, और आपके जो क्या है वो गुलाम नहीं है। ठीक है, तो डी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, ड्यूक ऑफ अर्गिल जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 38 क्या कह रहे हैं, 38 क्या कह रहा है कि मैकडॉनल्ड, लॉयल और स्ट्रेटेजी कैंपबेल। सवाल काफी अच्छा है आपका, और सवाल ये मैकडॉनल्ड के ऊपर सवाल अकेला बना है फैक्ट के ऊपर एक बार आपका कि कब आया था आपका, तो बताएं कि इसमें से सही वाला क्रोनोलॉजी कौन सी है। ये सवाल 2019 में भी रिपीटेड है, 17 में तो आ चुका है एक बार श्योर है, 19 में भी रिपीटेड है शायद, और एक बार सवाल मैकडॉनल्ड के ऊपर अलग से पूछा गया कि किससे संबंधित थे। ठीक है, तो अकाल से फेमाइन से संबंधित थे, तो सही वाला जवाब क्या होगा इनका, देखिए मैकाले, लॉयल स्ट्रेटेजी कैम्पबेल की बात हो रही है। ठीक है, तो सही जवाब इनका हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। सी क्यों है, सबसे पहले डी आता है, यहाँ पर कैम्पबेल की बात होती है, फिर बी आता है, फिर यहाँ पर लॉयल आते हैं, फिर मैकडॉनल्ड आते हैं। ठीक है, तो ये आपके सही हो जाएंगे, यहाँ पर ध्यान रखें। मैकडॉनल्ड साहब सबसे लास्ट में आते हैं, कुछ मिलता जुलता लॉयल के साथ रहता है। उस मैकडॉनल्ड में ये यहाँ पर सिफारिश की गई थी कि भाई जितने भी लोग अकाल से ग्रसित होंगे और जिस पर्टिकुलर स्टेट में या कंट्री में कोई भी जो व्यक्ति रूल करेगा उसको ध्यान में रखना है हमें कि उसका भी पार्टिसिपेशन उसमें हो। मान लो कि पूरी स्टेट में कोई पर्टिकुलर बंदा वहां पर रह रहा है और उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकअप है वो काफी स्ट्रांग है, तो कोई समस्या आती है, फेमाइन आता है, तो ये जो व्यक्ति रहेंगे जो हायर क्लास के, जैसे टाटा अंबानी आजकल के आपके हो गए, ठीक है, बिरला ग्रुप इंडस्ट्रीज हो गई, टाटा स्टील्स हो गई, हम उनकी बात करते हैं, तो ये कहने कि ये जो उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, उनका पार्टिसिपेशन करना मैंडेटरी होगा, पर यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी कैंपेन उसमें मैंडेटरी नहीं था। राइट, सी विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए 29वां सवाल, 39वां सवाल स्क्रीन के ऊपर आपका, फैक्ट्री ने देनी है काफी अच्छा सवाल है। 57 में, 67 में आता है, 81 में, 76 में, 84 में आता है,
ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट की बात हो रही है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट की बात हो रही है, ध्यान रखें इस चीज का। तो 1881 जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा, काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, तो सी सही होगा 1881। ठीक है, एक सवाल का जवाब दे दिए मुझे, जो ट्रेड यूनियन बनी थी आपकी, उसका अध्यक्ष कौन था? कमेंट में बताएंगे आप लोग मुझे। ठीक है, आगे देखिए 40वां सवाल क्या कह रहा है। 40वां सवाल आपसे ये कह रहा है कि भाई जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है आपकी, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? नॉट में बात हो रही है, नॉट ऑब्जेक्टिव मैच नहीं कर रहे उसकी बात। पहला क्या है कि प्रोपोगेट कर रहे हैं आइडियोलॉजी विचारधारा को पैन इस्लामिक अमंग द इंडियन मुस्लिम्स, कि सर्व इस्लामवाद जो पूरा का पूरा इस्लामवाद पूरे देश में फैला है, उसकी विचारधारा को कहाँ प्रसारित कर रहे हैं? भारत के मुसलमानों में। नंबर 1 नॉट मैच्ड बताना है आपको, ध्यान रहे। प्लीड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट अबाउट द पॉलिटिक्स राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स राइट की बात करें, उनके एथिक्स की बात करें, समक्ष पैरवी करना है। तीसरा कह रहा है कि प्रमोट करना अमंग द इंडियन मुस्लिम फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और चौथा कह रहा है कि टू प्रिवेंट द राइज अमंग टू द इंडियन मुस्लिम्स ऑफ एनी फीलिंग्स ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 4 ऑप्शन है, प्रिंसिपल्स कौन से ये बताना है आपको। तो ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब है यहाँ पर, ए विल बी द राइट आंसर। प्रोपोगेट करना, पूरे धर्म में जो सर्व इस्लामवाद फैला है उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए 41 जो है आपका, कौन खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे उसकी बात। शौकत अली है, हकीम अजमल खान है, मुस्तफ़ा नसीरुद्दीन है, हसन मोहानी है। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है। खिलाफत कमेटी जो बनती है आपकी, तो 4 ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर रहेंगे, इसको आप देखिए। हकीम अजमल खान की बात हो रही है, शौकत अली है। खिलाफत कमेटी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बोले तो एनटीए का है, बार बार सवाल बनता है इसके ऊपर, तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सी क्या कह रहा है यहाँ पर आपका, ए बी और सी है, यानी शौकत अली है, हकीम अजमल खान है, हजरत मोहानी है, तो सही हो जाएगा। मुस्तफा साहब इसका पार्ट नहीं थे, आपको ध्यान में रखना है। 42 देखिए, 42 कह रहा है कि भाई एमसी राजा को बताइए कि, ये काफी अच्छा सवाल है आपका, ध्यान रख लें आप इसको। और एक बात का ध्यान रखें, जब आप इसको मैच करेंगे 42 क्वेश्चन को, तो ये नोट कर लें कि कौन कहाँ से मैच कर रहा है, खासकर गांधी जी का और अम्बेडकर जी का, ये ध्यान रखें। ठीक है, सवाल यहाँ से हमेशा बनता है, फिर हमें कंफ्यूजन होती है, क्योंकि एक आध शब्द का ही इसमें डिफरेंस है, लीग का, कांग्रेस का, एसोसिएशन का और हरिजन संघ का, तो आप क्लिक कर पाएंगे आसानी से। जगजीवन राम के बारे में 2020 में सवाल पूछा जा चुका है। बी आर अम्बेडकर के बारे में 17 का सवाल ये है, और 18 में भी सवाल आपका गांधी जी के ऊपर आया था, असर्शन और रीजन के ऊपर, पुनः व्यक्त वाला पार्ट था आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज का। सही जवाब है आपका बी। अब बी कैसे है, ए का 3 है, बी का 2 1 है, सी का 3 है, डी का यहाँ पर 4 है, तो देख सकते हैं आप लोग कि क्या यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। कह रहे हैं कि ए का हो जाएगा 3, कौन है यहाँ पर, क्लासेस एसोसिएशन की बात हो रही है। बी यहाँ पर 1 हो जाएगा, जगजीवन राम क्लासेस लीग की बात कर रहे हैं, राम साहब, जगजीवन राम साहब। अम्बेडकर साहब का यहाँ पर देखिए तो 2 हो जाएगा, कांग्रेस की बात करें तो हिट करवाएंगे आप दिमाग में, राइट। और गांधी जी यहाँ पर बात कर रहे हैं 4, हरिजन संघ की बात कर रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, बी विल बी द राइट आंसर। गांधी जी का पता ही, हरिजनों के बारे में बात करते जो कहते हैं कि भगवान की परछाई के रूप में देखे जाते हैं, क्या है, भगवान के बेटे के रूप में देखे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 43 क्या कह रहा है। 43 कह रहा है कि अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर एक्ट बताया है। अच्छा सवाल है, और जितने आपको एक्ट हैं 13 को छोड़कर 19 को देखिए, सॉरी ये तो एक्ट वाला है आपका, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट की बात कर रही हूँ, ये इसकी बात कर रही हूँ, ये तो इसका जवाब आप दे भी दीजिए मुझे। ये आपको नहीं छोड़ना है, मैंने बार बार इसको करवाया, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। लगातार 17 से लेकर 20 में 3 साल से सवाल लगातार बन रहा है इसके ऊपर। टारगेट क्या कर रहे हैं, 35 वाले सवाल को। डिफरेंसेस क्या है, रीजन में और असर्शन में सवाल आपका बार बार पूछा जा चुका है, ध्यान रहे इस चीज का। तो सही जवाब क्या है आपका, न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज बाय द जवाहरलाल नेहरू, कौन सा है आपका, ध्यान रहे इस चीज का, डी 35 की बात करें, जहां पर क्या था हमने डिस्कस किया था, हमने फेडरेशन गवर्नमेंट की बात की थी, सॉरी फेडरल गवर्नमेंट की बात की थी, जहां पे स्टेट और आपका सेंटर मिलकर पावर को शेयर करेंगे। सेंटर में कौन हेड होगा, पीएम, और स्टेट में कौन होगा, गवर्नर, जैसे आज है, हम अभी चल रहा है जैसे सिस्टम हमारा, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 44 क्या कहता है, 32 के ओटावा व्यापार समझौते की सवाल है आपका, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से। बिरला साहब हैं, टाटा की बात, पिलानी की बात हो रही है, नेहरू साहब की बात हो रही है।
इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल में आपका डी सही हो जाएगा। क्यों? देखिए ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट की, सॉरी ये तो आगे चला गया। ये देखिए, देखिए सी सही जवाब हो जाएगा आपका। सी क्यों सही होगा? यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था ओटावा व्यापार समझौता जो था काफी महत्वपूर्ण था, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की गई। 32 की बात हो रही है ना, तो ध्यान रखिए वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो चुका था आपका। ठीक है, तो भारत के हितों की बात की जा रही थी यहाँ पर, इसको आप ध्यान में रखें ताकि ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। और बिरला टाटा और की बात की जाए तो ये मौजूद भी रहे भारत में लंबे वक्त तक, और अभी भी इनकी जो रेलिवेंसी भारत में देखी जाती है, ये सबको पता है इसके बारे में, तो आप ध्यान में रखें। 45 क्या कह रहे हैं? लिबरल पार्टी की सदस्यता नहीं थी। यहाँ पर अली इमाम है, यहाँ पर पुरुषोत्तम ठाकुर की बात हो रही, श्रीनिवास शास्त्री है, और परामचे साहब है, प्रांजपे, राइट। तो सदस्य नहीं थे, लिबरल पार्टी की बात हो रही है। एक तो कमेंट में बताइए लिबरल जो वर्ड है आपका, इसका मतलब क्या है कमेंट बॉक्स में, और लिबरल में और नेशनलिस्ट में क्या फर्क होता है ये भी बताएंगे आप मुझे, एन का साइन डालकर और एल का साइन डालकर कमेंट में बताएंगे। तो बताइए सही वाला जवाब कौन सा है? पार्ट नहीं थे ये पूछा है आपसे, तो सी विल बी द राइट आंसर। सी क्या कह रहे हैं? एस एम जो प्रांजपे हैं आपके, सही जवाब है इसमें से, नॉट अ पार्ट ऑफ अ लिबरल पार्टी। तो प्रांजपे साहब किसका पार्ट थे ये भी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये रहा आपका 2-3 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। इट्स अ हम्बल सबमिशन टू ऑल, प्लीज ट्राई टू मेंशन ऑल योर क्वेरीज, योर आंसर्स, योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और जैसे ही रिकॉर्डेड सेशन खत्म होंगे आपके सारे डाउट्स को लूंगी, और ये सवाल मान के चलिए इतनों को आप पढ़ ले तो काफी हद तक आप सवालों को सही से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। ये मेरा कोड है, SR-S10, एप्लीकेबल है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, ध्यान रहे इस चीज का। तीसरा बैच मेरा लॉन्च हो चुका है प्लस का, प्लस के ऊपर अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, हिस्ट्री का भी एज वेल एज पेपर 1 का भी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग उसको। और ये मेरा अनअकैडमी का जो है लर्निंग टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ्स आपको, नोट्स की बात की जाए, कार्ड्स की बात की जाए, साथ में यहाँ पर जो भी आपको मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा, मैप्स की बात करूँ सब कुछ मिलेगा आपको। सो प्लीज ज्वाइन द सेशन एंड एज वेल एज द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच। प्लीज ट्राई टू मेंशन ऑल द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स ताकि मैं चेक कर पाऊँ। एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड थैंक्स टू ज्वाइन मी। थैंक यू सो मच टू ऑल।